अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर डिस्कवर्ड हुए हैं। तो बाद में हमने ये भी देख लिया था कि किस तरह से न्यूट्रल पार्टिकल्स कुछ थे जो एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, वो भी हमने क्या किया थे, डिस्कवर्ड कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर किस तरह से पाए जाते हैं और एटम का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने ये बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो किस तरह से एक एटम के अंदर होते हैं, किस तरह से वो कोएग्जिस्ट करते हैं और एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। और आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे उस जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसकी डिटेल क्या है और फिर उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे अपने मॉडल के, वो भी आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जी। वो क्या करता है, एक गोल्ड फॉयल लेता है और उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम रखता है। हमारे पास ये गोल्ड फॉयल है और इसकी थिकनेस है हमारे पास 0.0004 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सारे क्या हैं, गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल लेके वो इसमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करता है इन गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इनका जो सोर्स हमारे पास है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियम एंड पोलोनियम जी। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये हीलियम के क्या हैं, न्यूक्लियाई हैं। वो क्या करता है, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को इन गोल्ड फॉयल के ऊपर के क्या 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 कर देता है, हमारे पास वो इनकी बम्बार्डमेंट कर देता है इन गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो इसके बाद वो कुछ रिजल्ट्स देखता है। वो क्या है, एक्चुअली हमारे पास ये सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेगा, इनके ऊपर बौछार करेगा। जो हमारे पास गोल्ड फॉयल है उसके ऊपर क्या होगा, इनकी बौछार कर देगा। तो वो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। वो देखता है कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो इजीली इससे पास आउट हो सकते हैं। और क्योंकि इसकी थिकनेस इसने कम इसलिए रखी है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इस गोल्ड फॉयल में से जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर जो रदरफोर्ड है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। वो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि हमारे पास जब अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारे जाते हैं गोल्ड फॉयल से, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या है, गोल्ड फॉयल है। और इनकी जो थिकनेस रखी गई है ये 0.004 सेंटीमीटर रखी गई है। इतनी कम थिकनेस इसलिए रखी गई है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इसमें से आसानी से पास आउट हो सकें। अगर हमारे पास ये थिकनेस मोटाई ज़्यादा होती है तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इनका यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाना था। तो देखते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी रदरफोर्ड की। सबसे पहली वो ऑब्जर्वेशंस ये देता है कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस गोल्ड फॉयल से क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं। ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी जो कि रिजल्ट्स में जाके उसकी रीज़न का हमें पता चलेगा कि क्यों ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं, ना कि वो डिफ्लेक्ट होते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बगैर मुड़े क्या होते हैं, इस गोल्ड फॉयल से क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। और जो दूसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स में से चंद एक पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, बिल्कुल जहाँ से टकराए और वापस आ गए, जहाँ से टकराए और वापस आ गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एक लार्ज एंगल पे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो जिस तरह से ये हमारे पास है, ये एक लार्ज एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गई है इसकी, ये मुड़ गया है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, जैसा कि हम पास करके देख लेते हैं, यहाँ से एक
कुछ पार्टिकल बिल्कुल छोटे एंगल से क्या करेंगे, वो मुड़ जाएंगे। तो इस जो हमारे पास नंबर 2 पे ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम 3 पॉइंट्स बना लेते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे पास पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे, और कुछ जो क्या करेंगे बिल्कुल ऐसे जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 है, उसमें से हम 3 पॉइंट्स बना लेते हैं कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लार्ज एंगल से, कुछ स्मॉल एंगल से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं ऐसे पास आउट होंगे, वापस आ जाएंगे, जाएंगे, टकराएंगे, वापस आएंगे। तो ये एक हमारे पास जो ज़्यादातर पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, ये रीबाउंस हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स की कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये जो उसका एक ऑब्जर्वेशन था, इससे उसने मज़ीद रिजल्ट्स हमें बताए कि ये ऐसा क्यों होता है। हमारे पास बताना वो क्या चाह रहा है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से पाए जाते हैं। तो ये तो उसने 2 मेजर हमारे पास रिजल्ट्स बता दिए कि ज़्यादातर पार्टिकल्स गुजर गए, कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ बिल्कुल क्या हुआ, इस न्यूक्लियस से टकरा के क्या आ गए, वापस आ गए। तो ये उसके अब हम क्या करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन से मज़ीद रिजल्ट्स निकालते हैं जी। तो ये तो एक उसकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि जो पार्टिकल्स हैं कुछ ज़्यादा एंगल पे मुड़ते हैं, कुछ कम पे मुड़ते हैं, कुछ बाउंस बैक हो जाते हैं। तो ये एक उसका क्या था, ऑब्जर्वेशन थी। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं ऑब्जर्वेशन से मज़ीद रिजल्ट्स को निकालते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो ये है कि since most of the particle pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। ज़्यादातर पार्टिकल्स का वो कह रहे हैं कि पास आउट हो जाना, इससे ये बात साबित होती है कि ज़्यादातर जो एटम्स का जो वॉल्यूम है ये खाली है ज़्यादातर, क्योंकि जहाँ पे कुछ ट्रैफिक होगी तो ये रुकेंगे ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्या है, एटम का हिस्सा खाली है, इसलिए ये क्या होते हैं, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादातर गुजर जाते हैं, और ज़्यादातर जो हमारे पास इसका जो हिस्सा है वो ये क्या है, एटम का खाली है, पहला रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास है द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कुछ पार्टिकल्स का बाउंस बैक हो जाना, मुड़ जाना, इस बात की दलील है, इस बात को साबित करता है कि हमारे पास जो एटम है इसका जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज पे मुश्तमिल है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, कि दरम्यान में एक छोटा सा क्या है, न्यूक्लियस है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा के क्या करते हैं, वापस क्या करते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। ये उसका दूसरा रिजल्ट है। और अब ये जो पॉजिटिव है, ये जो सेंटर है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो थर्ड हमारे पास रिजल्ट है, द कंप्लीट रीबाउंड्स ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। कंप्लीट जो हमारे पास बाउंस बैक ये वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, कंप्लीट इनकी रीबाउंड्स, कंप्लीट वापस मुड़ना, इनकी इस बात की दलील है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये क्या हार्ड है और डेंस है। और जो हमारे पास फोर्थ रिजल्ट है, सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शो दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब देखें हमारे पास ये जितने भी एटम्स थे, अब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो 20,000 के करीब थे। उन 20,000 में से कुछ 10,000 या हमारे पास 12,000 वापस नहीं मुड़े, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए हैं, वापस आए हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि डिफ्लेक्ट होना, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होना, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होना, मुड़ना और दोबारा जो बाउंस बैक हो जाना, ये सारा न्यूक्लियस से टकरा के होते हैं। और न्यूक्लियस का जो साइज़ है इस बात की दलील है कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ रीबाउंस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत स्मॉल है, क्योंकि बहुत थोड़े से पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं और रीबाउंस हो जाते हैं। तो जो हमारे पास
5 रिजल्ट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस बन गया और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होंगे इस तरह से। ये उसका रिजल्ट नंबर 5 है। और जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 6 है, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो हमारे पास एटम है ये एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे आपके पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो रिजल्टेंट जो चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 7 है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। जैसा कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और भी तरह 100 किस्म के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं वो देखेंगे और उनको भी हम इस तरह से प्रूव करेंगे कि वो किस तरह से इसके मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे।